के फादर कौन है? तो कौन है? एडम स्मिथ। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर यानी समष्टि अर्थशास्त्र के फादर कौन है? J.M. कीन्स यानी जॉन मेनार्ड कीन्स। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो ये था बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप सबके लिए इकोनॉमिक्स का। अर्थशास्त्र क्या है, माइक्रो और मैक्रो क्या है। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? अब मैं पढ़ा रही थी बहुत देर से, तो मैं ये देख रही थी कि आप सारे के सारे पढ़ने में कम और कमेंट्स करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। मैम ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या? मैम ये बताओ कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? या मैम ये बताओ कि क्या है? तो एक बात ध्यान से सुनिए, लाइव क्लास पढ़ने का, मे भी शायद आप में से बहुत लोगों की ये पहली लाइव क्लास है, तो याद रखिएगा लाइव क्लास पढ़ने का तरीका ये है कि आप सब टीचर के ऊपर छोड़ दो। मुझे पता है कि आप क्या पूछ रहे हो या क्या सोच रहे हो, उसे कमेंट पे लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस है तो पता है कि आप क्या पूछोगे और हमें आपको क्या पढ़ाना है। तो अगर आप कमेंट करने पे कम और सुनने में ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि लाइव क्लासेस में कमेंट करने में कम और सिर्फ पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना है। और दूसरी बात जो मैं आप सबको बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, बिल्कुल लाइव चल रहा है। मैं आप सबके कमेंट्स लाइव देख रही हूँ। गौतम है, वैष्णवी जी हैं, भरत, ललित, सार्थक, अविनाश, लोकेश, इंद्रवती, दीपेश, ठीक है, मैं सबके कमेंट यहाँ पर लाइव देख पा रही हूँ। लेकिन मैं हर एक कमेंट का ना जवाब दे सकती हूँ और ना ही मैं हर एक कमेंट को समझ सकती हूँ, और इसीलिए आपके कमेंट करना बेकार जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। हम इंटरेक्शन करेंगे लेकिन लास्ट मिनट्स पे, जब क्लास खत्म होने वाली होगी 10 मिनट पे मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी, ठीक है? तो ये जो फर्स्ट क्लास है आप सबकी, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, कमेंट कम करिए, सुनने और समझने में ज्यादा ध्यान दीजिए, तभी आपको इकोनॉमिक्स समझ में आएगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप सब के सब ये चीज को एक बार नोट करें तो मैं आगे बढ़ूं। मेरी क्लास में आप हमेशा पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करिए। मेरे क्लास में आप हमेशा पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे। मैं जितना भी यहाँ पर पढ़ाऊंगी या बोर्ड में लिखूंगी वो साथ ही साथ आपको नोट करना है। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगी, लेकिन पढ़ने का अच्छा तरीका ये भी है कि आप जैसे जैसे मुझे सुनते जाएं आप उसके नोट अपनी लैंग्वेज में साथ साथ बनाते भी जाएं, ठीक है? तो चलिए आप ये यहाँ पर क्लास में इसको नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक से क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए ध्यान से इसको नोट डाउन करिए, मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, नोट करिए और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसके आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन 1933 में अर्थशास्त्र को रैगनर फ्रिश ने 2 भागों में बांटा था, एक था माइक्रो और दूसरा था मैक्रो।
ओके, तो मेरे हिसाब से आपने ये सब चीजें नोट कर ली होंगी। ओके, तो ये था आप सबके लिए एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन आप सबके लिए। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है, डे 1 है। आज की क्लास हम इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी टॉपिक को क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम क्लास में स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज बजट। आज की क्लास बजट पढ़ी जाएगी। ओके, बजट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब तक हमने बिल्कुल एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया ना। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास हम बात करते हैं एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसको हम कहेंगे बजट, ठीक है। अब ध्यान से इस वर्ड को आप सब देखिए, बजट वर्ड अगर ध्यान से देखें, बजट शब्द का मतलब क्या है ये तो आप सब जानते हैं। व्हाट इज बजट, बजट मतलब क्या होता है ये तो आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन आप अक्सर ये नोटिस करिए, अक्सर आप सब ये नोटिस करिए कि बजट जब कभी भी कोई भी प्रेजेंट करने आता है, हमारे इंडिया में हर साल बजट प्रेजेंट करने की प्रथा है। और इस प्रथा में, इस ट्रेडिशन पर हमने ये भी नोटिस किया है कि हम जब कभी भी बजट को प्रेजेंट करते हैं, हमेशा नोटिस करिए बजट को प्रेजेंट करने के लिए हमेशा बजट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे एक लेदर बैग में डालकर लाया जाता है। हमेशा नोटिस करिएगा, कोई भी बजट प्रेजेंट करने आए, बजट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी पेपर्स हैं, उन सारे पेपर्स को हमेशा एक लेदर बैग में डालकर लाया जाता है, ठीक है। तो बाकी सारी कहानी छोड़ते हुए हम सिर्फ इस बारे में डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा किया जाता है, बजट को एक लेदर बैग में डालकर लाने की वजह क्या है। अच्छा, अक्सर जब मैं क्लास में ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि बजट को लेदर बैग में डालकर क्यों लाया जाता है, तो मुझे बड़े अच्छे आंसर सुनने को मिलते हैं। जैसे कि पहला आंसर हमेशा वो मुझे सुनने को मिलता है कि मैम बजट को लेदर बैग में डालकर इसलिए लाया जाता है क्योंकि हमें बजट को वाटर प्रूफ बनाना है, यानी पानी से बचाने के लिए हम उसको लेदर बैग में डालकर लाते हैं। अरे चलो ठीक है, पानी से बचाना बड़ा जरूरी है, लेकिन पानी से बचाने के लिए लेदर बैग का इस्तेमाल करना तो कोई जरूरी नहीं है भाई। काली पॉलिथीन में डालकर लिया हो तब भी तो बजट वाटर प्रूफ रहेगा ना। तो फिर आप लोग कहते हो कि मैम आप कैसी बातें करते हो, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हाथ में पन्नी में बजट लेकर आएंगे तो कितना बुरा लगेगा, और इसीलिए लेदर बैग, महंगा और सोफिस्टिकेटेड तरीका। कुछ लोग हमेशा ऐसा आंसर देते, या फिर अक्सर आंसर दिया जाता है कि मैम बजट को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, यानी छिपाने के लिए हम लेदर बैग का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई आप सब ये बात जानते हो कि बजट को तो हम ला ही इसलिए रहे हैं ताकि दुनिया भर को बोलकर सुना सके कि हमने क्या बजट निकाला, यानी 2 मिनट के लिए उसे हम लेदर बैग में डालकर किससे कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं। यानी ऐसा कोई भी लॉजिक सही नहीं है कि बजट को हमें वाटर प्रूफ बनाना है, यानी लोगों से छुपाना है या पानी से बचाना है, और इसीलिए हम लेदर बैग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। बजट के पीछे हमने ये ट्रेडिशन जोड़ी है लेदर बैग की। अच्छा, बजट के पीछे हमने ये लेदर बैग का ट्रेडिशन आखिरकार क्यों जोड़ा है? क्योंकि ये जो इंग्लिश का वर्ड है बजट, ध्यान से सुनिए, ये पहला फैक्ट है,
ये जो इंग्लिश का वर्ड है बजट, इस बजट वर्ड का बैकग्राउंड हमने लिया है एक फ्रेंच वर्ड से, और फ्रेंच में एक वर्ड है बॉगेट, जिसे हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है वर्ड बजट में। फ्रेंच में एक वर्ड है बॉगेट, जिसे हमने इंग्लिश में वर्ड में कन्वर्ट किया है बजट, और फ्रेंच में बॉगेट का मीन्स होता है लेदर बैग। और क्योंकि बजट वर्ड का खुद का मतलब एक लेदर बैग होता है, और इसीलिए हमने इसके साथ एक ये ट्रेडिशन जोड़ दिया है कि हम जब कभी भी बजट को प्रेजेंट करेंगे हमेशा उसे एक लेदर बैग में डालकर प्रेजेंट करेंगे। ये पहला फैक्ट है जो हमारा बजट से रिलेटेड है, यानी संबंधित है। दूसरा फैक्ट वो ये कि हमारे इंडिया, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली बजट शब्द का इस्तेमाल है ही नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग हमने बजट शब्द की जगह वर्ड इस्तेमाल किया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जहां जहां वर्ड बजट इस्तेमाल है, बजट शब्द की जगह हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी हम याद रखेंगे कि आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में बजट शब्द की जगह ऑफिशियली हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका हिंदी में हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसीलिए हम ऑफिशियली बजट शब्द की जगह ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तीसरा फैक्ट जो हमारे बजट के साथ जुड़ा है, हमारे इंडिया का ओवरऑल, हमारे इंडिया का सबसे पहला बजट अनाउंस किया गया था 18 फरवरी 1869। ओवरऑल इंडिया में सबसे पहला बजट 18 फरवरी 1869 पर लाया गया था, और इस टाइम इसे लाए थे जेम्स विल्सन। इंडिया का सबसे पहला बजट, वेरी फर्स्ट बजट, सबसे पहला बजट इंडिया का जेम्स विल्सन लेकर आए थे 18 फरवरी 1869 पर। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजाद होने के बाद, जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद इंडिया का सबसे पहला बजट 26 नवंबर 1947 को अनाउंस किया गया, और इस बार ये बजट अनाउंस किया आर.के. षणमुखम चेट्टी ने। आर.के. षणमुखम चेट्टी ने इंडिया का सबसे पहला यूनियन बजट ऑन 26 नवंबर 1947 अनाउंस किया। यानी ओवरऑल इंडिया का सबसे पहला बजट 18 फरवरी 1869 पर जेम्स विल्सन लेकर आए थे, लेकिन भारत आजाद होने के बाद इंडिया का सबसे पहला बजट 26 नवंबर 1947 पर आर.के. षणमुखम चेट्टी लेकर आए थे। अब इन सब चीजों के बारे में बात करने के बाद हम इस बारे में बात करते हैं आखिरकार बजट का मतलब क्या है। व्हाट इज बजट? तो बजट मीन्स सिंपली एक कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित खर्चे, इसके बैलेंस को हम क्या कहते हैं? बजट। याद रखिएगा, बजट कभी भी किसी भी डेट, किसी भी मंथ पर अनाउंस हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। बजट जब कभी भी अनाउंस होगा हमेशा वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए ही अनाउंस होगा, यानी आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ही अनाउंस होगा। यानी आने वाले वित्तीय वर्ष का सरकार की अनुमानित क्या आय है और सरकार की क्या अनुमानित खर्चे हैं, इसके बैलेंस को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, इस साल हमारे इंडिया का बजट कब अनाउंस हो गया? 1 फरवरी में अनाउंस हो गया। हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने बजट में देखा कि टैक्सेस में चेंज हुआ,
सब्सिडीज में चेंज हुआ। तो ये क्या सारी चीजें इंडिया में 1 फरवरी से लागू होना शुरू हो गई? नहीं, इंडिया में बजट सिर्फ अनाउंस किया गया फरवरी में, लेकिन पूछा जाए किस समय के लिए अनाउंस किया गया, तो भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च का बजट अनाउंस किया गया। यानी बजट जब कभी भी अनाउंस होता है वो एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनाउंस होता है। और 1 अप्रैल से 31 मार्च का बजट आने वाले समय पर ही अनाउंस होगा, यानी 1 फरवरी में अनाउंस होगा। और इसीलिए बजट समझ में आ रहा है आने वाले समय का यानी कमिंग फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, इसके बैलेंस को हम क्या कह रहे हैं? बजट कहते हैं। और इसीलिए हम पूरे क्लास में अपने बजट के टॉपिक को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले। एक होगा हमारे लिए एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे, और एक होगा इनकम यानी सरकार की आय। हम पूरे क्लास में अपने बजट के टॉपिक को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होगा हमारे लिए इनकम यानी सरकार की आय, और दूसरा होगा एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे वर्ड इनकम से। एक्सपेंडिचर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब तक हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? अब तक यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बजट का टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया कि बजट को हमने एक फ्रेंच भाषा बॉगेट से लिया गया है। फ्रेंच में बॉगेट का मीन्स होता है लेदर बैग, और इसीलिए बजट के साथ एक ट्रेडिशन जोड़ा गया है कि हम जब कभी को बजट को प्रेजेंट करेंगे हमेशा उसे एक लेदर बैग में डालकर प्रेजेंट करेंगे। दूसरा फैक्ट, हमारे इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में एक्चुअली बजट शब्द कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग हमने बजट शब्द की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया है। तीसरा फैक्ट, हमारे इंडिया का सबसे पहला द वेरी फर्स्ट बजट, सबसे पहला बजट अनाउंस किया गया 18 फरवरी 1869 पर, और ये बजट अनाउंस किया जेम्स विल्सन ने। सबसे पहला बजट 18 फरवरी 1869 किसने अनाउंस किया गया? जेम्स विल्सन ने अनाउंस किया। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद सबसे पहला बजट अनाउंस किया गया 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947 में यह बजट अनाउंस किया आर.के. षणमुखम चेट्टी ने। अब बात करते हैं व्हाट इज बजट। तो बजट मीन्स सिंपली एक कमिंग फाइनेंशियल ईयर यानी आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित खर्चे, इसके बैलेंस को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। क्लियर है सबको? और इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्ड इनकम यानी आय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आप सब ये बात जानते हो, इनकम यानी सरकार की आय। आप जानते हो सरकार की कमाई का जरिया बहुत ज्यादा ब्रॉड है यानी बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे सरकार कहां कहां से कमा रही है? फॉर एग्जाम्पल सरकार कमा रही है टैक्सेस से, सरकार कमा रही है सारे मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जैसे रेलवे, डीटीसी, मेट्रो, एयरलाइन सरकार की कमाई का जरिया। सरकार इसके अलावा कमा रही है सारे इंटरेस्ट, ब्याज से, फीस से, फाइन से, हमारे ऊपर आए दिन चालान वगैरह इंपोज करती है। ये सब सरकार की क्या है? कमाई है। यानी सरकार की कमाई, याद रखिएगा, कभी भी टैक्सेस तक लिमिटेड नहीं होती। टैक्सेस तो है लेकिन टैक्सेस के अलावा सरकार की कमाई का जरिया बहुत बड़ा है यानी बहुत ब्रॉड है। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि मैम इन सारी कमाई पर, इन सारे सोर्स ऑफ इनकम पर मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम तो टैक्सेस ही होता है।
लेकिन सिर्फ टैक्सेस तो नहीं है। सरकार की कमाई का जरिया क्या है? बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है और बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द इनकम कि सरकार किस तरीके की इनकम कमा रही है, सरकार की इनकम को हम दो पार्ट्स में या दो नेचर में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सरकार की इनकम को हम ब्रॉडली दो नेचर में बांट कर पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू इनकम, हिंदी में राजस्व आय, और एक को हम कहते हैं कैपिटल इनकम, हिंदी में इसे हम कहते हैं पूंजी आय। सरकार की कमाई डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इनकम, सरकार की कमाई नेचर के अकॉर्डिंग हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को हमने कहा रेवेन्यू यानी राजस्व, और एक को हमने कहा है कैपिटल यानी पूंजी आय। अब यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या होता है रेवेन्यू और क्या होता है कैपिटल इनकम? बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पर हमें काफी कंफ्यूजन होती है। तो सिंपल भाषा में कैपिटल इनकम यानी पूंजी आय, यानी सरकार की कोई भी ऐसी कमाई, पूंजी आय यानी सरकार की कोई भी ऐसी कमाई जो सरकार के सर पर फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ा दे या फिर सरकार की एसेट उसके पास से कम कर दे, ऐसी इनकम को हम कैपिटल इनकम कहेंगे। यानी व्हाट इज कैपिटल इनकम? कैपिटल इनकम आखिरकार क्या होती है? तो कैपिटल इनकम यानी सरकार की कोई भी ऐसी कमाई जो दो में से कोई एक काम करे। देखो, दोनों काम होने जरूरी नहीं है, दो में से कोई एक काम करे तो वो चीज हमारे लिए कौन सी इनकम होगी? कैपिटल इनकम। और दो में से कौन से एक काम? या तो फिर वो सरकार के सर पर कर्जा यानी फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ा दे, या फिर सरकार की एसेट यानी परिसंपत्तियां उसके पास से कम कर दे। तो ऐसी इनकम को हम कैपिटल इनकम यानी पूंजी आय कहेंगे। तो फिर रेवेन्यू इनकम क्या है? रेवेन्यू इनकम यानी सरकार की कोई भी ऐसी कमाई जो ना कोई कर्जा बढ़ाए और ना कोई एसेट कम करे, तो ऐसी इनकम को हम रेवेन्यू इनकम कहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, एसेट यानी परिसंपत्तियां, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको बाजार पर बेचकर पैसा कमाया जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? सरकार के कर्जे बढ़ाने वाली इनकम या सरकार के एसेट्स कम करने वाली इनकम को हम कैपिटल इनकम के नाम से जानते हैं। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहली चीज तो दिमाग से ये बात बिल्कुल हटा दीजिएगा कि रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बिल्कुल नहीं। मेरे साथ साथ अपने मन में रिपीट करो, मैंने क्या कहा? कर्जे बढ़े तो कैपिटल इनकम, नहीं बढ़े तो रेवेन्यू इनकम। कर्जे कम होने की बात तो मैंने कहीं नहीं करी, मैंने सिंपल भाषा में कहा कर्जे बढ़ जाए तो कैपिटल इनकम, नहीं बढ़े तो रेवेन्यू इनकम। ठीक है? या फिर कहा जाए अगर एसेट्स कम हो जाए तो कैपिटल इनकम, और अगर एसेट्स कम नहीं हो तो वो हमारे लिए कौन सी इनकम है? रेवेन्यू इनकम है। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो अब यहां पर याद रखिएगा कि रेवेन्यू और कैपिटल इनकम एक दूसरे का अपोजिट बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि इनकम यानी आय का अपोजिट होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्चे। यानी यहां का अपोजिट यहां पर जाएगा, यहां का अपोजिट यहां पर नहीं आएगा। अच्छा, ये मैं आपको समझाने क्या चाह रही हूं, ये मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात करूं, ध्यान से सोचिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात करिए और हम बात करते हैं अमरजीत जी की।
वो कह रहे हैं मैम वॉइस कट रही है, अब उनको बिल्कुल सही वॉइस आएगी। अमरजीत जी, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी और आपकी बात करती हूँ, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैंने आपसे 1 लाख रुपए का लोन लिया, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अमरजीत से 1 लाख रुपए का लोन लिया और अमरजीत जी बहुत बड़े दिल वाले थे, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे भी दिया, ठीक है। तो मेरे पास 1 लाख रुपए आया ना, यानी मेरे इनकम हुई। मेरे पास 1 लाख रुपए आया यानी मेरी क्या हुई, इनकम हुई। तो अगर मैं पूछूं जो मैंने अमरजीत से 1 लाख रुपए लोन के फॉर्म पर मांगा था, वो आप रेवेन्यू में लिखोगे या कैपिटल इनकम में लिखोगे? तो वो कैपिटल इनकम में आएगा। वो किस इनकम में आएगा? कैपिटल इनकम। क्यों आएगा कैपिटल इनकम में? क्योंकि आप कहोगे मैम जो आपने 1 लाख रुपए अमरजीत जी से लिए हैं ये आपने कर्ज के फॉर्म पर लिए हैं, यानी ये पैसा आपका खुद का तो है नहीं, आपको फ्यूचर में क्या करना है, लौटाना है। और इसीलिए ये जो पैसा आपके पास 1 लाख रुपए आ रहा है ये आपके सर पर फाइनेंशियल लायबिलिटीज यानी पैसों का कर्जा बढ़ा रहा है। और आप ही ने कहा मैम ऐसी इनकम जो सर पर कर्जा बढ़ाए यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ाए वो आपके लिए कैपिटल इनकम होगी। तो ये वाली इनकम हमारे लिए कौन सी इनकम हुई? कैपिटल इनकम होगी। क्लियर है सबको? ओके। अच्छा आप सोचिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने अमरजीत को या उनका घर डेकोरेट किया, ध्यान से सुनिए, मैंने अमरजीत का घर डेकोरेट किया और उसके बदले में अमरजीत ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, यानी मैंने अमरजीत को एक सर्विस दी। क्या सर्विस दी? उनका घर डेकोरेट किया और इसके बदले में उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिया। तो ये भी तो मेरी इनकम हुई, आय तो हुई। अच्छा अब की बार मैं पूछूं कि ये जो 1 लाख रुपए मेरे पास आ रहा है ये आप रेवेन्यू में लिखोगे या कैपिटल में लिखोगे? तो ये जो 1 लाख रुपए मेरे पास आ रहा है ये ध्यान से सोचिए, तो ये हमारे लिए रेवेन्यू यानी राजस्व आय होगी। अच्छा क्यों होगी राजस्व आय? क्योंकि अब की बार आप क्या कहोगे, मैम अब की बार आपने अमरजीत से लोन नहीं मांगा, अब की बार तो आपने उनको सर्विस देकर कमाया और ये जो सर्विस देकर आपके पास इनकम आ रही है ये आपके सर पर कर्जा तो नहीं बढ़ाएगी, यानी ये पैसा तो आपका है, आपको वापस तो करना नहीं है। तो आप ही ने कहा मैम ऐसी इनकम जो सर पर कर्जा नहीं बढ़ाए वो रेवेन्यू होती है। तो जब आपने अमरजीत का घर डेकोरेट किया जिसके बदले में उन्होंने आपको 1 लाख रुपए दिया, तो ये 1 लाख रुपए आपके लिए रेवेन्यू यानी राजस्व आय बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इस पैसों से आपके सर पर मैम कर्जा नहीं बढ़ रहा। समझ में आया? यानी मैंने जब लोन लिया था मेरे पास कर्जा आया था, मेरे सर पर कर्जा बढ़ा था और ऐसी इनकम जो कर्जा बढ़ाए कैपिटल इनकम में शामिल होती है, जैसे कि लोन मांगना। मैंने सर्विस देकर कमाया, मैंने क्या किया? सर्विस देकर कमाया, ठीक है। जब सर्विस देकर मैंने कमाया तो ये तो वो इनकम थी ना जो मेरे सर पर कर्जा नहीं बढ़ा रही थी। ये कौन सी इनकम थी? जो मेरे सर पर कर्जा नहीं बढ़ा रही थी। और ऐसी इनकम जो सर पर कर्जा नहीं बढ़ाए वो हमारे लिए किस में शामिल होगी? रेवेन्यू इनकम में शामिल होगी। क्लियर? डन? मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया। अच्छा आप एक बार सोचो, मैं बिल्कुल ध्यान से एक क्वेश्चन सोच रही हूं। मान लो मुझे अपने सर से कर्जा कम करना है, मान लीजिए मुझे अपने सर से कर्जा क्या करना है? कम करना है। मैंने अमरजीत जी से 1 लाख रुपए का लोन लिया था, अब मुझे अपने सर से कर्जा क्या करना है? कम। ध्यान से सोचो, सब के सब, आप सब लोग ध्यान से सोचो। जब मैम अपने सर से कर्जा कम करेंगी तो मैम की जेब से पैसा जाएगा या मैम की जेब में पैसा आएगा? याद से सुनो, मैम जब अपने सर से कर्जा कम करेंगी तो मैम की जेब से पैसा जाएगा या आएगा? तो मैम की जेब से पैसा जाएगा।
यानी मैम के कर्जे कम करने के लिए मैम को उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा, यानी उनके जेब से पैसा जाएगा यानी क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। और इसीलिए पूछा जाए सरकार के कर्जे कम हो रहे हैं, तो कर्जे कम होना इनकम का हिस्सा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कर्जे कम करने के लिए तो जेब से पैसा जाएगा, और जाएगा यानी क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो कर्जे कम हुआ तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। कर्जे बढ़ने पर जेब में पैसा आता है तो कर्जा बढ़ना क्या है, इनकम। वाकई बढ़ जाए तो कैपिटल इनकम, और कर्जा नहीं बढ़े तो रेवेन्यू इनकम। जैसे कि मैंने लोन मांगा, बोरोइंग्स ऑफ लोन हमारे लिए कैपिटल इनकम है। मैंने सर्विस देकर कमाया, हमारे लिए रेवेन्यू इनकम है। और मैंने लोन को वापस किया, रिपेमेंट किया, तो वो क्या है, एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है। क्लियर है? मुझे समझ में आ गया, आप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट, अब सेम चीज सोचो एक बार ऐसी। अमरजीत जी का बहुत देर से कमेंट नहीं आया, अब ध्यान से सुनो। मान लो अब की बार मैं मोनिका यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इनकी बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने मोनिका को अपनी कोई गोल्ड की ज्वेलरी बेची और बदले में मोनिका ने मुझे 1 लाख रुपए दिया। ध्यान से सोचिए मैंने मोनिका को 1 लाख रुपए दिए और मैंने मोनिका को गोल्ड बेचा, अपना गोल्ड बेचा, और मोनिका ने मुझे 1 लाख रुपए दिया। ये भी तो मेरी इनकम हुई ना। इस केस पर जो मेरे पास 1 लाख रुपए आ रहा है, जो मैंने मोनिका को अपना गोल्ड बेचा और बदले में मोनिका ने मुझे 1 लाख रुपए दिया, ये 1 लाख रुपए मेरे लिए रेवेन्यू में लिखा जाएगा या कैपिटल इनकम में लिखा जाएगा? तो ये जो 1 लाख रुपए है वो मेरे लिए कैपिटल इनकम में लिखा जाएगा। ये जो 1 लाख रुपए है वो मेरे लिए किस में लिखा जाएगा? कैपिटल इनकम में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा कैपिटल इनकम में? वो इस वजह से लिखा जाएगा कैपिटल इनकम में क्योंकि अब की बार मैंने मोनिका को गोल्ड बेचा जिसकी वजह से मेरी परिसंपत्तियां कम हो रही हैं। गोल्ड मेरी क्या है? एसेट है, परिसंपत्तियां, क्योंकि गोल्ड को फ्यूचर में बेचकर पैसा कमा सकती हूं ना। तो मैंने उसको गोल्ड दिया यानी मेरी एसेट कम हुई, बदले में मुझे पैसा मिला। तो ये पैसा किस में शामिल हुआ? कैपिटल इनकम। क्यों? क्योंकि इसमें एसेट क्या हो रही है? कम हो रही है। इसमें एसेट क्या हो रही है? कम हो रही है। क्लियर है? अच्छा, खुद ध्यान से सोचो, मुझे एसेट बढ़ाने हैं। मान लो मुझे एसेट्स क्या करने हैं? बढ़ाने हैं। मुझे एसेट बढ़ाने के लिए मुझे अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा या मेरी जेब में पैसा आएगा? ध्यान से सोचो, अगर मुझे अपने एसेट, मेरी परिसंपत्तियां बढ़ानी है तो मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा या मेरी जेब में पैसा आएगा? तो याद रखिएगा, मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, मैं खर्चा करूंगी। और इसीलिए कभी भी पूछा जाए सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ रही हैं, सरकार की एसेट्स बढ़ रही हैं, तो एसेट बढ़ना सरकार के इनकम का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि एसेट बढ़ने के लिए सरकार को खर्चा करना पड़ेगा और इसीलिए एसेट बढ़ना एक्सपेंडिचर है, कम होना कैपिटल इनकम है, और अगर कम नहीं होगा तो कौन सी इनकम है? रेवेन्यू इनकम होगी। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिए। देखो भाई, आप सब अगर जरा सा भी इसको रटने की कोशिश करोगे तो रटने में हमेशा भूलोगे। मैं बता रही हूं, अगर आपने रटा तो रटने में आप इसको भूलोगे, और इसीलिए रटनो नहीं, सिर्फ याद करने यानी इसको समझने की कोशिश करो। 2 ही चीज है, कर्जे और एसेट। पैसों का कर्जा और परिसंपत्ति। कर्जे और एसेट 2 चीज है। ध्यान से सोचो, कर्जे बढ़ेंगे तो मेरी जेब में पैसा आएगा या जाएगा? सिर्फ ऐसे सोचो,
कर्जे बढ़ेंगे तो मेरी जेब में पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। कर्जे बढ़ेंगे यानी मैंने किसी से मांगा, तो कर्जे बढ़ना इनकम है, आय, और कर्जे कम होना क्या है? एक्सपेंडिचर। एसेट्स सोचो, एसेट बढ़ेंगी तो जेब से पैसा जाएगा या जेब में पैसा आएगा? तो एसेट बढ़ने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा, यानी जेब से पैसा जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर। यानी एसेट बढ़ना खर्चा है, और एसेट्स कम हो रही है यानी पक्की बात है बेच दी गई होंगी, और बेच दी गई होंगी यानी बदले में मुझे क्या मिला होगा? पैसा। तो एसेट कम होना क्या है? इनकम है। तो इन दोनों में से कोई एक काम हो जाए, यानी या तो कर्जे बढ़ जाए या एसेट कम हो जाए, दोनों काम नहीं हो, दोनों में से कोई एक काम हो जाए तो वो हमारे लिए कैपिटल इनकम है। कर्जे बढ़े भी नहीं, एसेट कम भी ना हो, यानी दोनों में से कोई काम ना हो, तो रेवेन्यू यानी राजस्व आय है। और अगर इसका जस्ट अपोजिट है तो वो हमारे लिए किस में लिखा जाएगा? एक्सपेंडिचर यानी खर्चों में लिखा जाएगा। क्लियर है? चलो अब कुछ एग्जाम्पल जो है सरकार के नजरिए से करते हैं, ठीक है? सरकार के नजरिए से करते हैं, सरकार के कुछ क्वेश्चंस मेन डिस्कस करते हैं और देखते हैं रेवेन्यू या कैपिटल, ठीक है? चलो अपने मन पर कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है? अपने मन पर देना स्टार्ट करिए आंसर। अगर मैं पूछ रही हूं, मान लीजिए सरकार की एक बिल्डिंग है, अपने मन पर आंसर दीजिएगा, प्लीज कमेंट मत करिएगा, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, ठीक है? तो अपने मन पर आंसर दीजिएगा और फिर देखिएगा कि मैं आपने सही बोला या गलत, ठीक है? सरकार की मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है? और सरकार ने उस बिल्डिंग को दे दिया रेंट पर, और उससे हर महीना सरकार को रेंट मिल रहा है, तो रेंट तो सरकार की इनकम है ना, यानी आय है। तो रेंट रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है? भाई रेंट सरकार ने कमाई करी, तो रेंट सरकार के लिए रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है? तो ध्यान से सोचिए, रेंट, क्या रेंट सरकार के कोई एसेट कम कर रहा है? नहीं। भाई बिल्डिंग तो है अभी भी सरकार की, सरकार ने बेची तो है नहीं, तो यानी रेंट एसेट तो कम नहीं कर रहा। क्या रेंट कोई कर्जा है जो सरकार को वापस करना है? नहीं। तो यानी रेंट से एसेट कम भी नहीं हो रही और कर्जा बढ़ भी नहीं रहा, तो रेंट जो सरकार का है वो किसमें शामिल हुआ? रेवेन्यू इनकम। रेंट किसमें शामिल हुआ? रेवेन्यू इनकम। अच्छा, अब अगर उसी बिल्डिंग को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, अगर उसी बिल्डिंग को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया और बदले में सरकार को पैसा मिला, अब ध्यान से सोचो, ये जो पैसा सरकार के पास आ रहा है इससे तो सरकार की एसेट क्या हो रही है? कम। तो ये वाली कमाई किसमें शामिल हुई? कैपिटल इनकम। यानी बिल्डिंग से रेंट आ रहा है तो रेवेन्यू, बिल्डिंग बेचकर पैसा आ रहा है तो किसमें शामिल हुआ? कैपिटल इनकम में शामिल हुआ। मोसिबुल जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत देर से ही आए हैं अब सबके सब, तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो अब सिर्फ पढ़ने पर ही ध्यान दीजिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सरकार के एक कंपनी में शेयर है, फॉर एग्जाम्पल सरकार के एक कंपनी में शेयर है और शेयर के बदले सरकार को उस कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। सरकार के एक कंपनी में शेयर है और सरकार को उस शेयर के बदले उस कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है रेवेन्यू में शामिल होगा या कैपिटल इनकम में? तो ध्यान से देखिएगा कि भाई ये जो प्रॉफिट सरकार को मिल रहा है इससे सरकार के क्या शेयर कम हो रहे हैं? तो नहीं, शेयर तो कम नहीं हो रहे, यानी एसेट कम नहीं हो रहे, और ना ही कर्जा बढ़ रहा है। तो ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो किस में शामिल होगा? रेवेन्यू इनकम पर। अगर उसी शेयर को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, अगर उसी शेयर को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया और बदले में सरकार को पैसा मिला,
तो ये पैसा सरकार के लिए किसमें शामिल होगा? कैपिटल इनकम। ये पैसा किसमें शामिल होगा? कैपिटल इनकम। क्यों? क्योंकि अब की बार सरकार ने एसेट बेचे ना, यानी एसेट कम हो गया, तो ये किसमें शामिल हुआ? कैपिटल इनकम। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, सरकार करों के फॉर्म पर इनकम जनरेट कर रहा है। टैक्सेस, ध्यान से सोचिए, क्या टैक्सेस सरकार के सर पर फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ा रहा है? तो नहीं, सरकार का तो कोई कर्जा नहीं बढ़ रहा। क्या टैक्सेस से कोई एसेट कम हो रहे हैं? नहीं, और इसीलिए टैक्सेस कर्जा भी नहीं बढ़ा रहा, एसेट्स भी कम नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए टैक्सेस कर किस में शामिल होगा? रेवेन्यू इनकम पे। सरकार ने आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन मांगा। सरकार ने आरबीआई से लोन मांगा, सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया। आरबीआई से मांगा हुआ पैसा जो लोन के फॉर्म पर है, ध्यान से सोचो, तो सरकार के सर पर कर्जा क्या है? बढ़ रहा है, और इसीलिए आरबीआई से मांगा हुआ लोन सरकार के लिए किसमें शामिल होगा? कैपिटल इनकम। फॉर एग्जाम्पल फीस, जो हम लोग सीजीएल का फॉर्म भरे और सरकार को फीस दे, तो फीस कर्जा भी नहीं बढ़ा रहा, एसेट्स भी कम नहीं हो रहा, तो किसमें शामिल होगा? रेवेन्यू इनकम पर। फाइन्स, हमारे ऊपर चालान इंपोज करा, रेवेन्यू इनकम। सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संगठन से लोन लिया, कर्जे बढ़ गए, कैपिटल इनकम। सरकार ने अपनी बिल्डिंग बेचकर कमाया, कैपिटल इनकम। सरकार ने अपने पार्किंग का एरिया बेचकर कमाया, कैपिटल इनकम। तो याद रखिएगा, दो में से कोई एक क्वेश्चन आए शॉर्ट फॉर्म में, दो में से कोई एक क्वेश्चन आए, यानी पूछा जाए बोरोइंग्स ऑफ लोन, सरकार ने उधार लिया, आगे क्या लिखा है कुछ मतलब मत रखिएगा, बोरोइंग्स ऑफ लोन, सरकार ने उधार लिया, तो ये वाली इनकम किस में शामिल होगी? कैपिटल इनकम में। क्यों? क्योंकि कर्जा बढ़ जाएगा। या फिर अगर पूछा जाए कि भाई सरकार की एसेट यानी डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बच्चों क्या होता है? विनिवेश करना। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश करना, विनिवेश यानी इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर इनकम जनरेट करना है। इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर क्या करना है? इनकम जनरेट करना है। जैसे बिल्डिंग खरीदना इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग बेचकर पैसा लेकर आना डिसइन्वेस्टमेंट। शेयर खरीदना इन्वेस्टमेंट, शेयर बेचकर पैसा लेकर आना डिसइन्वेस्टमेंट। कुछ भी पूछा जाए डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, तो डिसइन्वेस्टमेंट सरकार की एसेट यानी परिसंपत्तियों को कम कर रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट परिसंपत्तियां, विनिवेश परिसंपत्तियों को कम कर रहा है, और इसीलिए इसको हमने किस में शामिल करा? कैपिटल इनकम। नहीं तो फिर जो कुछ भी पढ़ा बचा सब कुछ, टैक्सेस हो गया, फीस हो गया, फाइन्स हो गया, रेलवे हो गया, सब किस में शामिल होगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू, सॉरी, फिर किस में शामिल होगा? रेवेन्यू इनकम में शामिल होगा। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहां तो दो चीज है, रेवेन्यू इनकम में फिर से बहुत सारी चीज है। तो रेवेन्यू इनकम को भी हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। रेवेन्यू इनकम भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक को हम कहेंगे टैक्स और एक को हम कहेंगे नॉन टैक्स, यानी कर और गैर कर। अब देखना, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई भी चीज का डिफरेंस यहां पर नहीं है, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है। रेवेन्यू इनकम में मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें आते हैं, टैक्सेस भी आता है, फीस भी आता है, फाइन्स भी आता है, रेलवे भी आता है, कमीशन भी आता है, सब कुछ आता है। तो याद रखिएगा, कोई नाम का अगर टैक्स है, कोई नाम का अगर टैक्स है, जैसे इनकम हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कोई भी नाम का अगर टैक्स है तो उसे विद टैक्स रेवेन्यू इनकम में लिखना।
और टैक्स के अलावा जो कुछ भी बच रहा है उसे किसे लिखोगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। देखो बोला जी, ये ध्यान से सुनो, अभी हम सिर्फ इनकम पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर अभी हमने नहीं पढ़ा, एक्सपेंडिचर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अभी सिर्फ इनकम पढ़िए, ठीक है। तो यहां पर रेवेन्यू इनकम में बहुत सारी चीजें थी। रेवेन्यू इनकम में टैक्सेस भी था, रेवेन्यू इनकम में फीस भी था, फाइन्स भी था। तो अगर कोई नाम का टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कोई भी टैक्स है तो उसे विद टैक्स में लिखना। टैक्स के अलावा जो कुछ भी बच रहा है उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम में लिखेंगे। टैक्सेस के अलावा जो कुछ भी बच रहा है उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम में लिखेंगे। नॉन टैक्स गैर कर, हमने ये नहीं कहा कि ऐसी चीज जिस पर टैक्स लागू नहीं होता, ये नहीं कहा गया। मैंने कहा कोई भी चीज रेवेन्यू इनकम में टैक्स को छोड़कर जो कुछ भी बच रहा है उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम में लिखते हैं। क्लियर है? देन अगेन टैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फिर से करों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से टैक्स होते हैं? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हिंदी में प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। भाई यहां तक हमने पढ़ा कि टैक्सेस अगेन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। करों को भी हम दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। एक को हम कहेंगे डायरेक्ट और दूसरे को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में? तो अब ये बात ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल बेवकूफी का आंसर है कि अगर कोई ऐसा कहे आपसे कि डायरेक्ट टैक्स मैम वो टैक्स होता है जो हम सीधा देते और इनडायरेक्ट वो होता है मैम जो हम सीधा नहीं देते। ये बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल बकवास आंसर है कि डायरेक्ट टैक्स सीधा जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स सीधा नहीं जाता। ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या है? तो क्या होता है? प्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स यानी कोई भी ऐसा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स यानी कोई भी ऐसा टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स यानी कोई भी ऐसा टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया जा रहा है। अगर वो व्यक्ति अपने टैक्स को देने का बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकता उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। यानी वो टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाए, अगर वो व्यक्ति अपने टैक्स को देने का बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकता उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। यानी प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सिंपल भाषा में जिस पर लगाया जाए सिर्फ वही जिम्मेदार है मार्केट में टैक्स पे करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स। यानी वो कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाए, जब व्यक्ति अपने टैक्स को देने का बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकता उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। ठीक है? ओके। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी वो कर जिसको देने का बोझ हम किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। यानी वो टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाए, अगर वो व्यक्ति अपने टैक्स को देने का बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में डिफरेंस क्या है कि प्रत्यक्ष कर किसी दूसरे व्यक्ति पर डाला नहीं जा सकता, अप्रत्यक्ष कर किसी दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, इनकम टैक्स
डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि वो सीधा जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर होता है। शैलेंद्र जी इतनी बार कमेंट मत करो, बिल्कुल यूपीएसआई का हो जाएगा यहाँ पर सब कुछ। इतनी बार कमेंट मत करो कि मैं मजबूर हो जाऊं कि मैं क्लास को रोक कर आपके कमेंट्स का ध्यान देना स्टार्ट करूं। एल्स अगर कोई बहुत ज्यादा कमेंट करेगा तो उसके कमेंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने पर मुझे सैलरी मिल रही है और सरकार ने कहा आपको इस सैलरी पर इनकम टैक्स पे करना है, यानी इनकम टैक्स लगाया किसके ऊपर गया? मेरे ऊपर गया। क्या इनकम टैक्स का बर्डन मैं किसी भी तरीके से आप सब पर ट्रांसफर कर सकती हूं? नहीं कर सकती, और इसीलिए इनकम टैक्स दूसरे पर शिफ्ट नहीं हो सकता, और इसीलिए इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की जिम्मेदारी सरकार कहता है हमने डाली है उस पर जो सर्विस दे रहा है, यानी वो इंडिविजुअल जो सर्विस दे रहा है उसे जीएसटी नाम का टैक्स सरकार को देना है। अब ध्यान से सोचो, जैसे हम रेस्टोरेंट पर खाना खाने जा रहे हैं, हम रेस्टोरेंट पर खाना खाने जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है जीएसटी की। सरकार ने रेस्टोरेंट को कह रखा है कि उसे जीएसटी नाम का टैक्स सरकार को सबमिट करना है। लेकिन अब ध्यान से सोचो कि रेस्टोरेंट अपने बर्डन को शिफ्ट किस पर कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है अपने कस्टमर पर। बिल के साथ जीएसटी ले रहा है जो सरकार को सबमिट कर रहा है। जिम्मेदारी थी रेस्टोरेंट की, पे कौन कर रहा है? उपभोक्ता, कंज्यूमर अपनी जेब से कर रहा है, और इसीलिए जीएसटी ट्रांसफर हो रहा है, और इसीलिए जीएसटी हमारे लिए कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी वो टैक्स हम जो जिस दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकते वो डायरेक्ट, और वो जो किसी दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो आई होप सो आप सबको यहां तक क्लियर होगा। देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी तक। मैंने बजट से रिलेटेड कुछ आपके सामने फैक्ट्स लिखे, उसके बाद मैंने ये चार्ट फ्लो बनाना स्टार्ट किया। जब बजट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इनकम और एक्सपेंडिचर, उसमें हम इनकम का पोर्शन को डिटेल से पढ़ रहे थे। इनकम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रेवेन्यू और कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड है, टैक्स और नॉन टैक्स, कर और गैर कर। टैक्सेस दो नेचर के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फाइनेंशियल लायबिलिटी, कर्जे, पैसों का कर्जा बढ़ जाए या एसेट कम हो जाए तो कैपिटल इनकम। कर्जा नहीं बढ़े, एसेट कम नहीं हो तो रेवेन्यू इनकम यानी राजस्व आय। ठीक है, अब यहां पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। टैक्सेस दो नेचर के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट टैक्स जो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। समझ में आ गया? तो आज की क्लास हम बस इतना ही रखेंगे। आज की क्लास तो हम इतना ही रखेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इन डिटेल कल यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कल यहीं से इसी से स्टार्ट करेंगे, और कल इंद्रवती जी और जो भी कह रहा है एक और एग्जाम्पल दीजिए। कल से जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से, तो फिर से हम एक और एग्जाम्पल लेंगे और हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम कल से, क्योंकि कल हम टैक्सेशन पढ़ेंगे, बजट एंड टैक्सेशन। हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को इन डिटेल पढ़ना है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को इन डिटेल हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स को पढ़ेंगे, दैट इज जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? तो पहले इतना पूरा आप लोग नोट करो, सबके सब ये नोट करो जितना मैंने यहाँ पर लिखवाया है, सबके सब ये पूरा जो बोर्ड में चीजें हैं उन सबको नोट कर लो एक बार। मैं हट रही हूं, आप सब नोट करिए।
कोई अच्छा बुक बता दीजिए। अभी सब कुछ बताया जाएगा। फिलहाल जो मैंने कहा है यहाँ पर जितनी चीजें लिखी है वो सारी चीजें नोट डाउन करिए, उसे नोट डाउन करिए जो कुछ भी लिखा गया है। तो आई थिंक सो आपने ये सब चीजें नोट कर ली होंगी। ओके नहीं सुधीर जी, जो मैंने लिखा वो बिल्कुल सही लिखा। 1869 है, 59 नहीं है। अगर 59 लिखा है तो मिस प्रिंट है, ठीक है। तो चलो अब ध्यान से सुनो। ओके, आज की क्लास हम बस इतना ही रखने वाले। आज की क्लास आपकी डेमो क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी आपकी इकोनॉमिक्स की। हमने बजट पढ़ा, हमने बहुत ही ज़्यादा बेसिक इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का लिया। साथ साथ फिर मैंने आपको ये बताया कि बजट क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। और मेरा नाम आप सब जानते हो, मेरा नाम आफरीन है। और आज की क्लास से मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लास कंटिन्यू करने वाली हूँ। नोट्स आप सबको पीडीएफ वगैरह के नोट्स मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे प्रॉपर आप सबको आज की क्लास के। और वो सारे नोट्स आपको मिलेंगे लेकिन एक बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो आज की क्लास आई होप सो आप सबको अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार मुझे बताइए आपकी क्लास आज की कैसी रही, आपको सब समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, आज की क्लास आप सबको कैसी लगी, समझ में आया सारी चीजें? क्लास लोड मिल जाएगा बिल्कुल। आकाश जी, इन्फ्लेशन वाला क्लास दोबारा से होगा, जरूर होगा। ओके तो चलो आज की क्लास हमने बस इतना रखना है। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। कल की क्लास मिलते हैं और कल की क्लास हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कल की क्लास हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और जिसमें जीएसटी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक के बाय एंड टेक केयर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, बाय।